नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का पुनः एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम यहाँ पर टेस्ट क्रमांक 11 जिसका दिनांक 15/4/2026 था, जो कि एक फुल लेंथ टेस्ट पूछा गया था, जिसका हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। आइए देखें हमारे पास पेपर में जो पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ पर हमसे 333 ग्राम बेटा हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट का दिया गया है और इसमें हमें जल के अणुओं की संख्या पूछी गई है। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस दिए गए हाइड्रेटेड सॉल्ट का क्या निकाल लेते हैं, मोल, और उस मोल से वाटर का हम क्या अणुओं का संख्या मान निकालेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो सॉल्ट का हमारे पास देखो भार कितना है, बोलो 333 ग्राम। अब हम इस पूरे मॉलिक्यूल का वेट जब निकालेंगे तो बेटा जी वो 666 ग्राम आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर उस मॉलिक्यूल कंप्लीट हाइड्रेटेड सॉल्ट का कितना मोल आ गया, 1/2 मोल। ठीक, अब इस हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर हमें क्या H2O के अणुओं की संख्या निकालना है। ठीक है सर, तो H2O के अणुओं की संख्या हम देख पा रहे हैं, इसके एक मोल के अंदर कितना है। यहाँ पर H2O अणुओं की संख्या के लिए हम देख पा रहे हैं कि जब हमारे पास एक एल्युमिनियम सल्फेट का हाइड्रेटेड अणु होता है तो उसके अंदर क्या बेटा 18 वाटर मॉलिक्यूल है। हमारे पास ऐसा इसका कितना मोल है, तो 0.5 मोल है। अब हमें कणों की संख्या निकालने के लिए Na अर्थात 6.023 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं यहाँ 9 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 6.023 इंटू 10⁻23। क्या यही हमारा ऑप्शन के अंदर आंसर दिख रहा है? तो हमारे पास इसका यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होने वाला है क्या वो बी होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है देखें तो यहाँ पर बेटा ए तथा बी दोनों तत्वों के परमाणु भार क्रमशः 40 और क्या दिया गया 80। यदि ए के x ग्राम में y परमाणु है तो b के 2x ग्राम में परमाणुओं की संख्या। ठीक बेटा, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है उसे हम देखें। तो हमारे पास ए और बी दो तत्व हैं, हमें दोनों का एटॉमिक मास दिया गया है। ए का कितना दिया है ज़रा देखें, तो ए का बेटा 40 है और बी का एटॉमिक मास अगर हम देख पा रहे हैं प्रश्न के साथ तो क्या वो 80 है। ठीक सर, अब हमारे पास ए का जो भार है वो कितना है बोलो, तो बोले x ग्राम है, और यहाँ पर हमारे पास बी का भार देखा जाए तो बेटा जी वो कितना है 2x ग्राम है। ठीक सर, अब हम लोग सबसे पहले क्या इसके मोल पता करते हैं। ठीक, और मोल पता कर क्या मुझे Na से गुणा कर परमाणु की संख्या आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मोल कैसे निकालूं, तो मोल निकाला जाता है भार अपॉन क्या इसका मोलर भार, भार अपॉन इसका क्या रख दूंगा मोलर भार, या कहूँ कि उसका परमाणु भार। तो यहाँ x अपॉन क्या हो गया बेटा 40 हो गया। अब मुझे परमाणु की संख्या चाहिए, तो हम यहाँ पर परमाणु की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, तो यहाँ पर x/40 जो कि मोल है इंटू क्या Na का गुणा कर देंगे, और हमें क्या कहा जा रहा है कि जो x के परमाणु की संख्या है वो किसके बराबर है, y परमाणु के। मतलब यहाँ पर हमारे पास xy40 इंटू Na का जब हम सॉल्व कर परमाणु की संख्या निकालेंगे तो उसको क्या y के बराबर कहा गया है। ठीक, तो हमारे पास a का परमाणु संख्या मान क्या हो गया y, जो क्या इतने के बराबर है। अब हम यहाँ पर बात करें तो b का मोल कैसे निकाला जाएगा, वही भार कितना है 2x और एटॉमिक मास कितना है इसका सर, इसका 80 दिया है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसका मोल आ गया x/40। तो अब मैं इसकी परमाणु की संख्या, तो इसके परमाणु की संख्या
के लिए भी क्या हमें मोल का Na से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर x/40 इंटू क्या हो गया Na। तो आप देखें तो ये मान जो हम देख पा रहे हैं क्या वो हमारा y के बराबर है। तो हमारे पास B के लिए भी परमाणु की संख्या किसके बराबर होने वाली है। तो हम बोलेंगे y के बराबर। किसके बराबर? y के बराबर। ठीक, तो हमारे पास इसका करेक्ट जो आंसर है वो C। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक रिएक्शन देकर क्या रिएक्शन का डेल्टा H दिया गया है, ठीक, और डेल्टा G का मान भी दिया गया है। अभिक्रिया का लगभग 298 केल्विन तापमान पर मानक एंट्रोपी परिवर्तन हमसे पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है सर, अब हम लोग क्या इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास -9 किलोजूल क्या मानक एंथैल्पी मान दिया गया है, और हमारे पास डेल्टा एच का मान -24 किलोजूल दिया गया है। यहाँ पर ताप का मान अगर हम देखें तो 298 केल्विन है, ठीक है, इनटू में क्या हमारे पास डेल्टा एस है। ठीक है सर, अब हम लोग यहाँ पर इसको क्या करें भाई, इसको पक्षांतर कर लें। तो पक्षांतर कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर -9 हमारा किलोजूल प्लस क्या हो जाएगा 24 किलोजूल, और यहाँ पर हो जाएगा सर -298 डेल्टा एस। ठीक है सर, अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर देखो हमारा 24 में से कितना हम घटा रहे हैं बेटा, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर आपका क्या 15 आने वाला है। तो यहाँ पर 15 किलो जूल आ गया। ठीक है सर, 15 किलो जूल आ गया। अब हम इस ताप को लगभग क्या 300 केल्विन इक्वल लेकर करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ माइनस क्या आ गया बेटा हमारा 300, है ना, माइनस कितना आ गया 300, और यहाँ क्या हो गया डेल्टा एस। अब ये किलो जूल में है और ये किस में है बेटा हमारे पास जूल केल्विन में, तो हम इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 10 की घात बोलो कितना 3 जूल, और यहाँ पर बटे में हम लोग क्या करने वाले बेटा 300, यहाँ पर हमारे पास माइनस क्या हो गया डेल्टा एस। ठीक सर, अब हम लोग इसको कट कर लेते हैं, ये 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो चला गया, हमारे पास यहाँ कितना बच रहा है सर 150। 150 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो यहाँ पर आने वाला है मेरे पास 50 जूल आने वाला है। ठीक, साथ में सर केल्विन इन्वर्स भी आएगा, केल्विन इन्वर्स भी आएगा, और ये हो गया हमारा डेल्टा एस। तो इसका हम लोग नेगेटिव इधर ले लेते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास यहाँ पर इन दिए गए ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बी हो रहा है। ठीक है सर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन हमको दिया गया है, वो किस तरह की अभिक्रिया उसको हमें यहाँ पर पहचानना है। तो हमें हाइड्रोजन गैस के 2 मोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर वाटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हम इस रिएक्शन को हाइड्रोजन की दहन ऊष्मा कह सकते हैं, तो नहीं कह सकते, क्योंकि दहन की ऊष्मा में हमें 1 मोल पदार्थ के दहन पर उत्सर्जित ऊष्मा के मान को कहना होता है। यहाँ पर अभिक्रिया की ऊष्मा, बिल्कुल ये हमारा एक अभिक्रिया ऊष्मा कहलाएगा। जल की संभवन ऊष्मा, तो जल का संभवन ऊष्मा कब कहलाता, जब जल का 1 मोल निर्माण पर जो भी ऊष्मा का परिवर्तन दिखता आता, क्या वो हमारे लिए उसका संभवन ऊष्मा कहलाता है। मतलब ये भी जल की संभवन ऊष्मा नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ 2 मोल बन रहा है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है, बी वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास अगले क्वेश्चन में एक 10 लीटर के पात्र में
2.5 लीटर हाइड्रो आयोडिक अम्ल दिया गया है। ठीक, साम्य के बाद 2HI डिसोसिएशन कर H2I2 बनाता है और हमें HI के साम्य सांद्रता 0.1 मोल पर लीटर में दी गई है। इसके लिए हमें साम्य पर H2 की सांद्रता को मोल पर लीटर में बताना है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। तो हमारे पास 2HI रिएक्शन से बन रहा है H2 + I2। ठीक है सर, हमारे पास यहाँ पर क्या इसका कंसंट्रेशन निकाल लो, सांद्रता क्या होगी, तो मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर 2.5 डिवाइडेड बाई 10, कंसंट्रेशन आ गया बेटा 0.25 हमारा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर है ना। तो यहाँ पर ये 0.25, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.25 माइनस 2x डिसोसिएशन हुआ, इसका x मोल बना, इसका x मोल बना। ठीक है, अब हमारे पास इस HI का साम्य सांद्रता दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। 0.25 माइनस बोलो 2x बराबर कितना दिया है, तो बोलो 0.10 दिया है। क्या x पता कर लें, बिल्कुल सर, यहाँ से x पता किया जा सकता है। तो यहाँ क्या हो गया हमारा माइनस 2x बराबर, इधर क्या हो गया आपका 0.1, यहाँ पर ये गया माइनस क्या हो गया बेटा 0.25। ठीक, अब आपका यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस 0.15, यहाँ पर माइनस क्या हो गया 0.15, यहाँ माइनस क्या हो गया 2x। इसको आप कट कर लो x, यहाँ पर 0.15 अपॉन में क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। इसे आप कट करोगे तो ये 0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 0.75, ये x का वैल्यू आ गया। हमारा x ही क्या कंसंट्रेशन H2 का है, तो यहाँ पर हम इस x को क्या बोल सकते हैं सर 0.075, जिसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर बोलिए -2। ये हमारा क्या इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर डी होने वाला है। नेक्स्ट अगला देखें, तो हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है जिसका हमें Kp Kc का अनुपात बताना है। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है प्लस हाफ O2 हमारा गैस है, और बेटा जी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस हो रहा है। क्या हम इसका यहाँ से सबसे पहले डेल्टा Ng पता कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट का मोल 1 है और हमारा यहाँ पर जो है रिएक्टेंट का मोल 1.5 है। तो यहाँ पर माइनस 0.5 या इसको हम क्या 1/2 बोल सकते हैं, किसमें सर माइनस में, किसमें सर माइनस में। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, तो Kp बराबर बोलो Kc RT की पावर बोलो क्या होता है डेल्टा Ng होता है। ठीक सर, तो Kp अपॉन बोलो सर Kc RT की पावर बोलो क्या हो जाएगा -1/2, -1/2। अब -1/2 को हम लोग सबसे पहले तो 1 क्या RT की पावर ऐसा लिखें क्या 1/2। ठीक है सर, अब हम 1/2 के लिए क्या लिख सकते हैं सर, तो 1/2 के लिए हम √RT लिख सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया इसका Kp अपॉन Kc का सही मान इस रिएक्शन के लिए 1/√RT। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया क्वेश्चन देखें बेटा, तो यहाँ पर एक क्षार की दुर्बल अम्ल का कंसंट्रेशन है। क्या पूछ रहा है बेटा वो आपसे pH पूछ रहा है जिसका वियोजन स्थिरांक दिया गया है। लिखें पहले तो C का मान 10 की घात बोलो -3 मोलरता के टर्म में दिया गया है। इसका वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का मान कितना दिया बोलो 1.8 इंटू 10 की पावर बोलो -5। क्यों ना मैं इसका pK निकाल लूँ,
पीके निकालने का तरीका क्या है, माइनस लॉग के कर दो, के का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, के का वैल्यू पुट करो यहाँ पर लॉग के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 की पावर -5, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस लॉग 1.8 का वैल्यू आप देख लेना 0.255 समथिंग होता है, जिसको हम सॉल्व करने पर इसका पीके निकाले 4.74। अब हम यहाँ पर पीएच फार्मूला लगा देते हैं। पीएच फार्मूला क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू बोलो यहाँ पर पीके माइनस में क्या होता है लॉग का सी। अब ये लॉग बेस 10 वाला है, 1.2 यहाँ पर पीके आप बना चुके हो 4.74। यहाँ पर लॉग आपके पास कितना है, कंसंट्रेशन के लिए 10 की घात -3, -3 आगे उठकर आएगा, क्या प्लस का हो जाएगा, तो 4.74 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा बोलो 3। अब हम इसका पीएच मान बना लेते हैं, तो 1/2 यहाँ पर ये हो गया हमारा 7.74 जुड़ने के बाद। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो पीएच आ जाएगा आपका 3.872, जो कि इस दुर्बल अम्ल का क्या यहाँ पर पीएच मान है। ठीक बेटा, क्या किया समझ आया। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या होगा जब पोटेशियम क्रोमेट के विलयन को तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिकृत कराया जाएगा। ठीक बेटा जी, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा क्रोमेट आयन मतलब CrO4 2-। अब हम जानते हैं कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसको रिएक्शन के लिए लेते हैं तो ये डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है, और डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में लेते हैं तो क्या ये क्रोमेट आयन में चेंज हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करके लिख दो, तो हमारा क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से एक तो बेटा डाइक्रोमेट आयन फॉर्म हो जाएगा, ठीक, और साथ में क्या हमारा वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्रोमेट आयन को नाइट्रिक एसिड के साथ रखने पर क्या क्या बनने वाला है, डाइक्रोमेट और वाटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या डी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो Fe+2 के द्वारा डाइक्रोमेट। अब डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7-2, ठीक, और बोलो कैसे मीडियम में, तो हमें अपचयन के प्रति क्रोमियम परमाणु की आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, मतलब हमें इसका अपचयन मतलब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या इतना जानते हैं कि ये जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है ये अपना अपचयन कर किस में चेंज होता है बोलो, क्रोमियम 3+ में, क्रोमियम 3+ में। तो यहाँ पर अगर मैं इसका स्टेट देखूँ तो ये +6 है, यहाँ पर +6 से किस में जा रहा है, +3 में। कितने का चेंज आया, तो हम लोग बोलेंगे सर 3 का, कितने लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए, तो 6 का चेंज। पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस चेंज के लिए पर क्रोमियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये तो 2 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास कितने पर क्रोमियम, क्या 3 का चेंज पर क्रोमियम। तो इसको अगर प्रति क्रोमियम आप निकालना चाहते हो, प्रति क्रोमियम निकालना चाहते हो, तो 6/2 कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास एक सेल रिएक्शन दी गई है। ठीक है सर, इसका हमें सेल विभव घटाकर 0 हो जाए उस समय क्या Cu2+ का कंसंट्रेशन क्या होगा ये निकालना है। ठीक सर, सबसे पहले मैं इसका कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना चाहूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास Pb, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, Pb यहाँ पर Cu2+ हमारा इक्वस, और बेटा जी यहाँ पर क्या हो जाएगा Pb+2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cu सॉलिड, है ना। ये हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेड। अब हम इसका क्या चेंज भी देख ले, तो ये 0 से कहाँ जा रहा है बोलो, +2 में। क्या यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए इसका 2 का चेंज, एक ही व्यक्ति है तो क्या नेट चेंज 2 का। यहाँ पर इसकी बात करें
तो यहाँ +2 से ये भी कहाँ जा रहा है बोलो, 0 में। कितने का चेंज, 2 का, एक व्यक्ति के लिए, मतलब हमारे पास इस अभिक्रिया में त्यागे गए, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन इक्वल आ रहे हैं दोनों के लिए। कोई भी एक मान n का मान बनाकर हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास n का वैल्यू कितना निकल गया, 2। अब हमें यहाँ पर क्या सेल विभव सूत्र लगाना है, ई सेल। यहाँ हो गया ई नॉट सेल माइनस यहाँ पर 0.06, यहाँ पर डिवाइडेड बाय n, यहाँ लॉग बेस 10, यहाँ पर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हमें Pb+2, ठीक, Pb+2 अपॉन में यहाँ पर क्या लेना है बेटा, Cu+2, जिसका कंसंट्रेशन निकालना है। क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन हमारे पास 1 होता है, इसलिए उसे लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये काम कब तक ये काम किस कंसंट्रेशन के लिए निकालना, जब ये 0 हो। ये क्या हो बेटा, 0 हो। तो यहाँ पर हम बराबर में क्या 0 ले रहे हैं। ई नॉट सेल का मान देखो कितना दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपके पास 0 पॉइंट क्या हो गया, 473 हो गया। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ हो गया -0.06 अपॉन में क्या 2 ले लेंगे। ठीक है सर। अब यहाँ पर लॉग, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, लॉग Pb+2 का कंसंट्रेशन देखो, Pb+2 का कंसंट्रेशन क्या हमारे पास सर 1 है, और Cu+2 का कंसंट्रेशन हमसे पूछा जा रहा है। हमसे क्या किया जा रहा, पूछा जा रहा है। इसको हम काट देते हैं, ये कितना आ गया सर, 0.03। अब इस पूरी वैल्यू को इधर ले आओ, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो गया 0.03, यहाँ पर हो गया सर लॉग, यहाँ पर हो गया 1 अपॉन Cu+2 का कंसंट्रेशन, और इक्वल में हमारे पास है 0.473। अब मैं पहले तो यहाँ पर log 1/Cu2+ का वैल्यू पता कर लूँ, तो 0.473 डिवाइडेड बाय 0.03, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15.76, जिसको हम लगभग में बेटा क्या 16 के इक्वल मानकर चलेंगे। तो अब यहाँ पर देखें तो मैं इधर से लॉग हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लॉग हटाने के लिए क्या करना है, हम जानते हैं। यहाँ जो भी बेस है इधर ले जाकर इस मान को बेस का पावर बना के लिख दो, तो हमारे पास 1/Cu2+ का जो वैल्यू है वो 10 की पावर क्या आ गया बेटा, 16। पर हमें Cu+2 का चाहिए, तो Cu+2 के लिए ये वैल्यू हो जाएगा क्या, पॉजिटिव पावर नेगेटिव बन जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर Cu+2 का कंसंट्रेशन जो हमें मिलेगा, यहाँ 10 की पावर बोलो कितना, -16। -16 कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था पर ऐसा कुछ कठिन नहीं था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है भैया हमारे पास, यदि 1 सेकेंड में किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी उसकी तरंगदैर्घ्य के मान के समान है तो उस इलेक्ट्रॉन की गति होगी, है ना। तो जो प्रश्न कह रहा है उसको आप ठीक से पढ़ेंगे तभी आप उस प्रश्न के भाव को समझ पाएंगे। मतलब हमसे कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी क्या उसका वेग होता है, और वेग किसके बराबर है, तो बोलो तरंगदैर्घ्य के बराबर है। ठीक है सर। अब हमें इसके साथ उसका वेग निकालना है। क्या निकालना है, वेग, गति। तो हमारे पास लेमडा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे h/mv होता है। अब इस लेमडा की जगह हम किसको बिठाएंगे, v को, तो यहाँ h अपॉन क्या हो जाएगा, mv, हमसे वेग पूछा है, तो यहाँ वेग से गुणा होकर v का वर्ग, h अपॉन क्या बोलोगे आप, m। आपको वेग पता करना है तो h अपॉन अंडर रूट क्या m हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट रिलेशन जो है क्या वो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास क्या कहा जा रहा है, 3px 2s 4dxy 3s 4pz 3yp 4s हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न कक्षकों के बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम को व्यवस्थित करो। तो हम
एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ऊर्जा को केवल और केवल क्या n के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर? n के आधार पर। यहाँ पर हम l ऊर्जा के लिए नहीं देखेंगे। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा क्या एक इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा के लिए ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 2s का सबसे कम है ऊर्जा का मान, फिर हमारे पास 3s इक्वल टू 3px इक्वल टू 3py होने वाला है, फिर हमारे पास 4s इक्वल टू 4pz इक्वल टू 4dxy होने वाला है। मतलब इसका करेक्ट जो हमारा आंसर है वो ए है। ठीक बेटा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है हमारे पास क्या कहा जा रहा है, देखो एक रिएक्शन दी गई है बेटा 2a और साथ में +b और c। इसके लिए देखो रेट लॉ से रेट क्या लिखी गई, R इक्वल टू k, A का सक्रिय सांद्रता पावर 1 और B का सक्रिय सांद्रता पावर 1। मतलब इस अभिक्रिया के लिए अगर मैं कोटि देख पा रहा हूँ तो क्या कोटि का मान 2 है, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय सांद्रता की पावर 1, यहाँ सक्रिय सांद्रता की पावर 1 क्या हमें दिख रही है। अब उसके हिसाब से हमको क्या पहचानना है इसका, बोलो सही कथन। तो k की इकाई क्या सेकेंड इन्वर्स है, तो भाई साहब k की इकाई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम सब जानते हैं मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 और सेकेंड इन्वर्स होता, जो कि गलत हो गया। ठीक सर, सेकेंड क्या है, टी हाफ नियत है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारा जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात भी क्या गलत होती है, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई। अब सी के बनने की दर ए के विलुप्त होने की दर के दोगुना है। तो अगर मैं इसकी दर लिखूं तो यहाँ पर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा ए के संदर्भ में -1/2, यहाँ पर dA/dt, और यहाँ पर अगर मैं सी की बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा +1/1, यहाँ पर d, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बोलो C/ बोलो यहाँ पर क्या dt। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखूँगा, देखो रेट ऑफ डिसअपेरेंस किसका, ए का डिवाइडेड बाय बोलो क्या 2, और रेट ऑफ अपेरेंस, रेट ऑफ क्या बेटा अपेरेंस किसका बोलो, तो सी का। तो सी का जो बनने का दर है वो ए से आधा है, और यहाँ क्या बोला जा रहा है, ए के विलुप्त होने की दर के दोगुना, जो कि क्या गलत है। ठीक सर, के का मान ए बी की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। के जो कि दर स्थिरांक है, जो कि ताप और क्या उत्प्रेरक के प्रभाव पर ही काम करता, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो दर स्थिरांक होता है उस पर ताप का और उत्प्रेरक का प्रभाव मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के सांद्रता के पदों में एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की पाई गई। यदि अन्य सभी अवस्थाओं को समान रखकर कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता को दोगुना कर दे तब अभिक्रिया की दर होगी। क्या कहा जा रहा है भाई, दर नियम से लिखो। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या बोली गई, 2। अब ये R1 हो गया, सभी कंडीशन को सेम रखते हुए क्या इसकी सांद्रता को हम क्या कर दे, दोगुना। तो हम क्या पाते हैं, देखो तो यहाँ 2 की पावर 2 को बाहर निकाल दो, यहाँ K, यहाँ पर क्या हो गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर 2, ये R2। तो हमारा जो नया रेट है क्या वो पुराने रेट से क्या 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या डी मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, देखो कम सांद्रता पर कथन है कि समान मोललता वाले विलयनों का परासरण दाब प्रायोगिक स्थिति में बराबर होता है। तो प्रायोगिक स्थिति में समान मोललता वाले
जो भी हमारे पास क्या है बेटा विलयन, उसके लिए परासरण दाब कब बराबर होगा, जब दोनों का वांटाप गुणांक क्या इक्वल होगा। और ऐसा कब होगा, जब हम कोई विद्युत अनवघट्य लेंगे, अन्यथा क्या विद्युत अपघट्य के साथ ये हम इक्वल कहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हमारे पास ये कब हो पाएगा, जब हम केवल विद्युत अनवघट्य विलयनों के लिए ये बात कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है 100 ग्राम प्रति मोल आणविक भार वाले 10 ग्राम विलय को 100 ग्राम विलायक में घोला जा रहा है। ठीक है, 0.3 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक में उन्नयन होता है, तो मोलल क्वथनांक मापी स्थिरांक निकालना है। तो भाई साहब हमारे पास डेल्टा टीवी, अब चूंकि कुछ नहीं बोला जा रहा है एसोसिएशन डिसोसिएशन, तो आई का वैल्यू क्या हम 1 लेकर चलेंगे, केवी इंटू एम। तो क्वथनांक वृद्धि को हमें 0.3 बताया गया है, आई का मान हम 1 ले रहे हैं, केवी मुझे बनाना है, एम डब्ल्यू बी और अपॉन में एम बी, यहाँ पर हमारे पास 1000 और बटे में क्या हो गया डब्ल्यू ए। ठीक सर, तो यहाँ पर 0.3, यहाँ पर हो गया के बी, देखो कितना ग्राम बोला बेटा 10 ग्राम, यहाँ पर हम क्या इसको 1000 में देखेंगे, मोलर भार हमारे पास 100 और 100 ग्राम पर मोल वाला है, तो यहाँ भी 100, 3 जीरो से 3 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, तो हमारे पास के बी का वैल्यू आ गया बेटा क्या 0.3। ठीक है, ये हमारा क्या इसका आंसर है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला हमारे पास जो प्रश्न है देखें, तो यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, तो ब्यूटा के लिए 4 मैंने कार्बन की चेन बनाई और 1 और 3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 पर हमने 2 डबल बॉन्ड। अब मैं इसका क्या करूं, वैलेंसी को पूरा करते हुए हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देता हूँ। अब क्या बोला जा रहा है उसको देखो, हमसे यहाँ संकरण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या 1 पाई मतलब हो गया sp2, फिर इस कार्बन के पास 1 पाई 3 सिग्मा sp2, इसके पास 1 पाई 3 सिग्मा sp2, इसके पास बोलो सर यहाँ पर, इसके पास बोलो सर क्या हो जाएगा, इसके पास भी क्या 1 पाई 3 सिग्मा मतलब sp2, तो यहाँ केवल क्या sp2 संकरित कार्बन ही क्या हमें मिलने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लिथियम क्लोराइड मुख्य रूप से एक सहसंयोजी यौगिक है, मुख्य रूप से नहीं मतलब इसमें करेक्टर क्या कोवेलेंट है, तो हम कह सकते हैं फजन्स के नियम से हमने क्या पढ़ा है, फजन का नियम क्या बताता है कि हमारा किसी भी आयोनिक स्पीसीज़ के अंदर धनायन का साइज जितना छोटा होगा वहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो ये अपने ग्रुप में अगर हम मेटल हालाइड के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक बेटा, उसके हिसाब से इस स्टेटमेंट को सही पढ़ा जा सकता है। अब अगली स्टेटमेंट देखो, लिथियम और क्लोराइड के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम होता है, तो ये तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, अंतर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दोनों ए और बी सही, इनमें से कोई नहीं सही, तो हम इसका आंसर क्या चुनने वाले हैं, ए। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कमरे के ताप पर कौन सा यौगिक तीव्रता से ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक बेटा, तो हम सब जानते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो 25 से 30 मिनट में अपना टर्बिडिटी दिखाएगा। अगर सर हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो क्या वह 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल का हमारा इमीडिएट टर्बिडिटी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टेबल कार्बोधनायन का बहुत फास्ट रिएक्शन मिलने वाला है। ठीक, अब सर ये ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, अगर एलआर के बारे में हमसे पूछ ले तो एलआर होता है बेटा कंसनट्रेटेड HCl और हमारा एनहाइड्रस निर्जल क्या ZnCl2 का यहाँ पर मिक्सचर क्या कहलाता है, एलआर। अब हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके जल्दी से पहचानना है
कि कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ब्यूटेन 1 ऑल एक 1 डिग्री अल्कोहल है जिसमें 4 कार्बन की चेन में हमारा टर्मिनल OH ग्रुप लगा होता है। अब ब्यूटेन 2 ऑल हमारा क्या भाई साहब, ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है। फिर हमारे पास 2 मेथिल प्रोपेन 1 अल, तो CH3 यहाँ पर मैंने लगाया क्या, CH3। ठीक बेटा, यहाँ पर CH2 और बोलो OH, ये भी एक 1 डिग्री अल्कोहल है। अब हम बात करते 2 मेथिल 2 प्रोपेन अल, तो ये हमारा क्या एक 3 डिग्री अल्कोहल है। यही क्या हमारा शीघ्रता से रिएक्शन करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, डी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वह है प्रकाशिक समझौता नहीं प्रदर्शित करता। ठीक, तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल जो यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर दिया है वो क्रोमियम ऑक्सलेट हमारा एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास देखें हम लोग क्या बाइडेंटेड लिगेंड का नंबर कितना है, 3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे दो डोनर हैं और दोनों डोनर क्या सेम टाइप का है। और यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक, अब इसको मिरर के सामने रखेंगे तो इसका मिरर इमेज क्या इसका अपोजिट बनेगा, जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज अध्यारोपित नहीं होगा, मतलब यहाँ पर हमें प्रकाशिक सक्रियता मिलेगी। अब यही चीज़ हम लोग देखो बाइडेंटेड का नंबर कितना हो बेटा, हमारे पास 2 और उसका सिस फॉर्म हो, क्या हो बेटा, उसका सिस फॉर्म हो। तो देखें हम लोग यहाँ पर इस सिस फॉर्म का भी जो मिरर इमेज बनेगा वो सुपर इम्पोज नहीं होगा, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो ये भी ऑप्टिकल क्या एक्टिव होगा, ये वाला भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बट जब हम इसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे देखो ट्रांसफॉर्म, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हमें जो है अध्यारोपित कर दिया जाएगा, है ना। ये हमारा क्या एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा, इसका मिरर इमेज भी क्या ऐसा ही बनेगा। ये हमारे पास क्या इसका ट्रांस स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, मतलब यही हमारा आंसर है। नीचे वाले के साथ भी तो सर क्या इसी तरह का हमारा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो भाई नीचे वाले के साथ क्या 2 फॉर्म होगा, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। तो जब इसका सिस ट्रांस बनेगा तो उसमें क्या एक एक्टिव फॉर्म होगा। ठीक, तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है जो कि पूछा गया है कौन प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित नहीं करेगा, तो वो है सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है ना बेटा। गलत कथन को चुनना है, ध्यान रखना है। कार्ब धनायन जितना अधिक स्थायी होता है उतना ही अधिक तेजी से बनता है, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होता है कार्ब धनायन का स्थायित्व, कार्ब धनायन का स्थायित्व। तो पहला तो करेक्ट हो गया। ठीक, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। दूसरा देखो, प्रोपील धनायन हाइड्रोजन के 1,2 विस्थापन कर अधिक स्थायी आइसोप्रोपाइल कार्ब धनायन बनता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमको सही दिख रहा है। ये है हमारा प्रोपाइल कार्ब धनायन। इसका हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कर क्या ये हमारा जो है 2 डिग्री कार्ब धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आइसोप्रोपाइल कार्ब धनायन और अधिक स्टेबल कार्ब धनायन है प्रोपाइल कार्ब धनायन से। तो यहाँ पर हमारा क्या भी होगा बेटा, विस्थापन भी होगा और ये हमारा रीअरेंज भी होगा। थर्ड देखें, थर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ देखो, आइसोप्रोपिल क्लोराइड सोडियम इथॉक्साइड। तो आइसोप्रोपिल हमने यहाँ पर क्लोराइड ले लिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या एक 2 डिग्री हलाइड है, ठीक है सर। हम लोग इसके साथ रोना अर्थात यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड ले रहे हैं और हम सब जानते हैं कि ये हमारी एक फेमस नेम रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण के रूप में हमने पढ़ा है।
जहाँ पर हमने साफ शब्दों में कहा है कि 1 डिग्री हलाइड पर ही क्या रोना के रिएक्शन कर ईथर आएगा। अगर 2 डिग्री या क्या होगा 3 डिग्री, तो यहाँ पर हमें E2 विलोपन होगा और E2 विलोपन कर क्या हम लोग यहाँ पर इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या एक एल्कीन फॉर्म करेंगे, ना कि ईथर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या ईथर बनाया जा रहा है, जो कि क्या गलत है। मतलब ए बी तो सही था, सी के लिए क्या हो गया गलत। ये वाला हमारा रिएक्शन ईथर नहीं देगा। अगला देखें एन प्रोपिल हलाइड, मतलब हमारा यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन क्या 3 कार्बन का हलाइड है। इसकी रिएक्शन हम एक बार पुनः सोडियम क्या इथॉक्साइड से करा रहे हैं। तो यहाँ SN2 रिएक्शन कर क्या हमारा ईथर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखें तो हमारा किस तरह का ईथर फॉर्म हो रहा है, तो ये 1 2 3 1 इथॉक्सी प्रोपेन हो रहा है। यहाँ पर दिया भी गया है 1 इथॉक्सी प्रोपेन, मतलब ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है सही। तो हमारा इन चारों में जो गलत है वो सी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखें निम्न में से कौन सा कथन सही। अब सही की बारी है। तो एल्किल हलाइड की घनत्व का घटता हुआ क्रम, तो सीधी बात है कि हमारा मास बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एल्किल हलाइड के घनत्व का घटता क्रम बिल्कुल सही मिला है। आगे देखें एल्किल हलाइडों के स्थायित्व का क्रम, तो हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हलाइड क्या RI है, क्योंकि उसका लीविंग ग्रुप बहुत स्टेबल है, इसलिए वो आसानी से क्या अपने आप को डिसोसिएट कर लेता है और उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या ज़्यादा है, इसलिए आसानी से ब्रेक कर जाता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया RF, RCl, RBr, RI बिल्कुल सही है। समावयवी एल्किल हैलाइड में उनके क्वथनांकों का घटता हुआ क्रम, बिल्कुल जैसे जैसे शाखा की संख्या बढ़ेगी समावयवी एल्किल हैलाइड के अंदर क्या हमारे क्वथनांक में क्या आएगी कमी, क्योंकि वहाँ हमारा जो है सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है डी, सभी सही। नेक्स्ट क्या लिखा है पढ़े हम, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो हमने क्या ट्रिक लिखी है क्या बेटा, क्या लिखा है सर, सुनो जनाबे अली दे सब पंजाबी ऐसा ही करते हैं। ये सब उभयधर्मी क्या ऑक्साइड के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। तो ये हमारी क्या हो गई ट्रिक, और इसमें हम लोगों ने SNO भी जोड़ रखा है। तो SNO2, SNO, PbO2 ये सारे के सारे क्या उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सभी, और ये ट्रिक भी आप साथ ही ध्यान रखें। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या है एथिल आयोडाइड पर हम पोटेशियम नाइट्राइड की रिएक्शन कर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। तो देखें बेटा ये हो गया हमारा एथिल आयोडाइड और ये हो गया हमारा पोटेशियम, बोलो क्या हो गया नाइट्राइड। अब ये हमारा SN2 रिएक्शन है, आयोनिक क्या हमारा रिएजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव लोन पेयर, N पर लोन पेयर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतने आसानी से रिएक्शन कर लिविंग ग्रुप को अलग कर अपने आप को प्रतिस्थापित कर जोड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से ऑक्सीजन लोन पेयर का अटैक होता है, यहाँ I माइनस लिविंग ग्रुप बनकर अलग होगा। तो यहाँ पर हमारे पास C2H5O N डबल बॉन्ड O और यहाँ से I माइनस लिविंग ग्रुप बनकर अलग हो जाएगा। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है एथिल नाइट्राइट। नेक्स्ट देखें तो भाई DNA और RNA में किन बातों का अंतर है। तो पहले तो एक शर्करा का अंतर है, DNA डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, RNA में राइबोस शर्करा होती है। DNA हमारा कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियस में पाया जाता है, RNA कहाँ पाया जाता है हमारा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। DNA डबल हेलिक्स है, RNA सिंगल हेलिक्स है। उसके बाद जो हमारा नाइट्रोजनस बेस किसका बेटा DNA के अंदर होता है
वह होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यहाँ पर क्या थायमीन होता है। वहीं पर नाइट्रोजनस बेस अगर मैं किसकी बात करूं आरएनए के अंदर, तो 3 तो दोनों में कॉमन होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल। तो अंतर किसका है भाई, यहाँ पर यूरेसिल का। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं, हमें उनका क्या आंसर चुनना है। पहला क्या दिया है, तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या होमोलेप्टिक संकुल का उदाहरण पूछा जा रहा है। होमोलेप्टिक मतलब जब लिगेंड एक ही टाइप का हो तो ऐसे संकुल को क्या होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा प्रकार का लिगेंड है, क्या एक हेटेरोलेप्टिक संकुल है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी अपनी जगह सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, एक हमारे पास मेज द क्या आ गया भाई, यहाँ पर कॉलम, हमें साइज का मैच करना है। ठीक है सर, तो अब हम साइज की बात करें तो हमारे पास देखो साइज के लिए हमने क्या एक रिलेशन लिखा है। साइज के लिए आकार समानुपाती नेगेटिव चार्ज व्युत्क्रमानुपाती पॉजिटिव चार्ज। कब कहना है, जब हमारे पास सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो। क्या हो सर, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो, ठीक, या एक ही परमाणु के डिफरेंट आयन हो। तो हमारे पास देखें तो यहाँ पर Mg+2 में कितना इलेक्ट्रॉन बोलो 10, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन बोलो 10, सोडियम प्लस में बोलो कितना 10, फ्लोरीन माइनस में बोलो कितना 10। ये सारे सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो अब देखेंगे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है, तो ऑक्सीजन पर है, तो ऑक्सीजन का साइज सबसे बड़ा होने वाला है। तो मैं यहाँ पर Q के लिए क्या D को करेक्ट मानता हूँ। फिर आ जाओ S के लिए हम बचे में सबसे बड़ा क्या A दिख रहा है, ठीक सर। फिर हम R की बात कर लें तो R के लिए हमारे पास क्या C आ जाएगा, और सबसे छोटा साइज जो है वो P में Mg+2 के लिए हो जाएगा और वो है B। ठीक, अब आप अपने सही ऑप्शन को चुनें। तो P का क्या सेकंड, तो 2 ऑप्शन मेरे सही होने वाले हैं, उनमें से किसी एक को आगे बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर फिर Q का हमारा क्या है, Q का D, मतलब Q का D दोनों में है ना। फिर आ जाओ तो मैं मिलाते भी चलता हूँ, हमने P का मतलब हमारे पास B है तो ये कर दिया मैंने, और Q का D है तो Q का D मैंने ये कर दिया। अब मेरे पास R का C है तो R का मैंने यहाँ पर R का क्या कर दिया, C कर दिया, और S का A है तो S का ये कर दिया। अब चेक कर लो तो यहाँ पर हम लोग P का B मतलब सेकेंड है ना, और Q का फोर्थ, अब हमारे पास R का थर्ड, और इसका फर्स्ट, मतलब C हमारा करेक्ट हो रहा है। C हमारा क्या हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट, Br3O8 में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था का सही क्रम। यहाँ पर क्या अक्सर गलती हो जाती है, तो इस ट्राई ब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसका स्ट्रक्चर क्या कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हर ब्रोमीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए ब्रोमीन में कोई खींचातानी नहीं होगी। तो इस वाले ब्रोमीन के लिए देखें तो यहाँ पर -2 तो यहाँ +2, यहाँ -2 तो +2, -2 तो +2। इस ब्रोमीन के लिए नेट जो चार्ज बना है वो +6 का बना है। यहाँ पर +2 -2 +2 -2, इस ब्रोमीन पर क्या नेट चार्ज +4 का बना है। इधर बात करूँ -2 -2 -2 तो +2 +2 +2, फिर से अगर इस ब्रोमीन की बात करें तो +6, मतलब हमारे पास टर्मिनल ब्रोमीन पर +6 और जो सेंटर में है उस पर +4। तो इसका करेक्ट ऑक्सीकरण अवस्था का सही क्रम +6 +4 +6। नेक्स्ट क्या है देखें,
असत्य कथन, देखो भाई क्या लिखा, तृतीय समूह में सर्वाधिक तत्व थर्ड, तो थर्ड के अंदर अगर हम देखें तो थर्ड के अंदर हमारा स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम। ठीक, अब यहाँ से लेंथेनम के आगे 14 तत्व और इस एक्टिनम के आगे 14 तत्व क्या हमारे थर्ड ग्रुप में आते हैं। ठीक, 58 से 71, 90 से 103, तो इस वर्ग में हमारे कुल तत्वों की संख्या हो गई कितनी, 32। तो ये क्या, ये सबसे बड़ा तत्व वर्ग संख्या में है। ठीक, नेक्स्ट देखें, लिथियम मैग्नीशियम युग्म में विकर्ण संबंध होता है, बिल्कुल। सेकेंड आवर्त और थर्ड आवर्त के क्या कुछ तत्वों में हमने विकर्ण संबंध पढ़ा है। तो लिथियम हमारा बेरिलियम बोरान और सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में अगर हम विकर्ण संबंध की बात करें तो लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से और बोरान का सिलिकॉन से क्या विकर्ण संबंध आता है। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है, सही है। तो क्या कहा जा रहा है, असत्य कथन, ए और बी दोनों ही नहीं है, केवल बी नहीं, केवल बी नहीं, केवल ए भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं असत्य होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर क्या इसका आयनन विभव पूछा जा रहा है। तो हम इलेक्ट्रॉन से क्रमांक और क्रमांक से तत्व का ऑर्डर निकाल लेते हैं। ठीक बेटा जी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 इलेक्ट्रॉन मतलब सोडियम की बात हो गई है ना। इसका हमें चक्री कहाँ कहाँ चलता है तो हम सब जानते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बीच में चलता है और हमारा फास्फोरस और सल्फर के बीच में चलता है। ठीक सर, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 18 इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहा है, मतलब ये आर्गन 18 के लिए हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 14 सिलिकॉन के लिए हो गया और हमारे पास इसके लिए बात करूँ तो ये हो गया मेरे पास 13 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, ये थर्ड आवर्त के हैं, तो थर्ड आवर्त में सबसे हम आयोनाइजेशन आईपी की बात करें तो जब हम लेफ्ट से कहाँ चलते हैं, राइट में, तो हमारा साइज क्या होता है, कम, और साइज कम होने की वजह से आईपी का मान क्या होता, बढ़ता है। ठीक, अब हमारे पास सोडियम और सोडियम के साथ यहाँ पर क्या हो गया, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद क्या हो गया, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद क्या हो गया, आर्गन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आईपी आर्गन का, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन सोडियम, है ना। ये हमारा आईपी का इनके लिए ऑर्डर हो गया। अब आप देख सकते हो आपका बी का सबसे ज़्यादा, फिर आपका सी का, फिर बेटा आपका क्या हो जाएगा डी, और फिर ए, मतलब सी करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, BAC-PR सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी आकृति का सही मिलान है ना, सही मिलान। तो ICl2 माइनस है ना बेटा, तो यहाँ 7 2 9 और 1 10, 10/2, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर कितना हो गया, 3, तो आकृति होगी रेखीय, तो ये तो सही हो गया। आगे देखो 8 और 6 14, 14/2, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर देखो 6, लोन पेयर 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विकृत अष्टफलकीय, सही है सर ये भी। आगे देखो 7 और 3 10, 10/2, 5 में बॉन्ड पेयर देखो कितना है 3, और लोन पेयर देखो कितना है 2, तो यहाँ पर इसका होना चाहिए टी आकार, पर यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बोला जो कि इसकी ज्योमेट्री है। SF4 की बात करूँ तो 6 4 10/2, इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर बोलो 4, लोन पेयर बोलो 1, क्या इसका सीसा स्ट्रक्चर होगा, पाई स्ट्रक्चर होगा, जो कि क्या है सही। तो ABD हमारे सही हैं और केवल एक गलत है जो कि C है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, बंध लंबाई निम्न में किसकी घटती है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ होता है, तो जहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई ज़्यादा, क्या वहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ N2 का
हमारे पास चेंज देखो, तो N2 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, N2 प्लस में, है ना। तो N2 का 14 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.0, 14 से आप कहाँ गए 13 इलेक्ट्रॉन में, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया कम, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, है ना, हमसे कमी की बात कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन में देखो, N2 से कहाँ गए बेटा, N2 माइनस में, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना है 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3.0, यहाँ पर 2.5, फिर से बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ फिर से बढ़ गई, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है CO, CO का कितना है हमारे पास देखो 3.0, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, पर हम जब CO प्लस में जाएंगे तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5, अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, कम, यहाँ पर देखो O2, O2 के लिए 16, O2 क्या है बेटा -17, यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 2 और यहाँ पर 1.5, फिर से बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है कम, तो बॉन्ड लेंथ हमारा बढ़ गया, मतलब हमारे पास C क्या इसका एकदम करेक्ट आंसर है, C क्या है बेटा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा, C7H8O के कितने समावयवी संभव हो सकते हैं। तो ऐसा जब भी कोई सवाल आए तो मैंने कक्षा के अंदर क्या इसका एक ट्रिक बताया, इसमें से आप सबसे पहले बेंजीन रिंग अलग कर लो। तो C6H6 क्या हमने बेंजीन रिंग अलग कर ली है सर। अब हमारे पास क्या बचता है, तो बचता है एक कार्बन, बचते हैं 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, मतलब यहाँ से जिस भी कार्बन पर इस ग्रुप को लगाऊंगा क्या वहाँ से एक हाइड्रोजन और मिलेगा, तो ये हो गया आपका CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल अल्कोहल का क्या हम इसका एक ईथर समावयव भी बना सकते हैं, बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा मिथॉक्सी बेंजीन। और अब हम यहाँ पर क्या इसका अर्थोमेटा पेराक्रिसॉल बना लेंगे, ये हो गया हमारा अर्थोक्रिसॉल। अब ये हो गया हमारा इसका मेटाक्रिसॉल और ये हो गया हमारा इसका पेराक्रिसॉल, पेराक्रिसॉल, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी इस तरह का कोई सूत्र हो पहले बेंजीन अलग करो, फिर बचे हमारे पास तत्वों के समूह के लिए क्या ग्रुप बनाकर इस तरीके से क्या हम उसके संभव प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 5। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनाइड में सामान्य है। तो लेंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, उसका जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलता है वो +3 होता है, +3। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, देखें फिर से स्टेटमेंट आई है, क्या है, ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण का प्रयोग 2 डिग्री एमीन बनाने में किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, 1 डिग्री एमीन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, 1 डिग्री एमीन। फिर देखो हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया में 1 डिग्री एमीन बनाया जाता है, ये बिल्कुल अपने आप में सही स्टेटमेंट है। अमाइड Br2 बेस की रिएक्शन कर हम क्या एक कम कार्बन का 1 डिग्री अमीन फॉर्म करते हैं 1 डिग्री अमाइड से। एक सही एक गलत, तो पहला गलत है और दूसरा सही है, मतलब सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास फिर से क्वेश्चन आया है, क्या बोला गया, टालुइन बोला गया है कि MnO4 अम्लीय माध्यम में गर्म करेगा। तो भाई साहब इसमें इस अल्काइल ग्रुप का क्या ऑक्सीडेशन मिलेगा, क्या मिलेगा सर, ऑक्सीडेशन मिलेगा, और ये हमें क्या बेंजोइक एसिड के रूप में मिलेगा। ये तो हो गया बेंजोइक एसिड, कितने भी कार्बन की चेन होती है इसे ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है सर, अब हमें इसका नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या रिएक्शन के लिए दिया गया है, HNO3 कंसनट्रेटेड बोलो H2SO4, इन दोनों से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा क्या वो NO2+ होगा। और हम सब जानते हैं कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है ये एक मेटा निर्देशी समूह है, मतलब ये हमें आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किस स्थिति पे जुड़ने की परमिशन देगा, तो ये आपको मेटा पोजीशन पे जोड़ना है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर
क्या हमारे लिए सी बनेगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या दिया भाई, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम आयन पांचवें समूह के हैं, इनके रूप में अवक्षेपित होते हैं। तो हम इनको अवक्षेपित करने के लिए बेस के साथ क्या सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों का क्या बन जाता है बेटा, कार्बोनेट पीपीटी बनता है। क्या बनता है, कार्बोनेट पीपीटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब H2S को एक अमोनिया युक्त विलयन X प्रवाहित किया जाता है, एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तब हमारे पास X हो सकता है। तो सफ़ेद अवक्षेप तो हमारा निकोमंजन में क्या जिंक 2+ बनाता है। ये दोनों का हमारे पास कैसा पीपीटी बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का क्या ब्लैक पीपीटी बनता है। क्या बनता है, ब्लैक पीपीटी बनता है। यहाँ पर इसका क्या बनता है, हमारे पास वाइट और इसका बुल्फ बनता है। ठीक है, तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, Zn+2। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर ड्यूमा विधि में नाइट्रोमीटर में एकत्रित गैस, तो ड्यूमा विधि में नाइट्रोमीटर में एकत्रित गैस क्या हो गई बेटा, N2। डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT का। नेक्स्ट, जेल्डॉल विधि में CuSO4 किसकी तरह कार्य करता है। तो जेल्डॉल विधि में CuSO4 का काम है बेटा उत्प्रेरकी अभिकर्मक का। किसका, उत्प्रेरकी अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट, अगला हमारे पास क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिटिक अम्ल को, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिटिक अम्ल को क्या एथिल अल्कोहल में अपचयित कराता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या एक रिएक्शन है जिसका जेड प्रोडक्ट हमें लाना है। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड क्या है, CH2, इसकी रिएक्शन हमने कराई किससे, HBr से। तो हमारे पास रिएक्शन पर क्या एथिल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो इथेन फॉर्म हुआ, जिसका हम लोग बेटा एक्वस KOH से रिएक्शन कर क्या यहाँ बी हेलोजनीकरण कर अल्कोहल फॉर्म किया। बी हेलोजनीकरण क्या फॉर्म किया हमने यहाँ पर, बोलो अल्कोहल। अब ये हमारा इथाइल अल्कोहल है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट और I2 के एक्सेस में जब लेंगे तो यहाँ हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, हेलोफॉर्म। प्राथमिक अल्कोहल में एकमात्र एथेनॉल है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो इसका आइडोफॉर्म बनेगा। तो हमारा फाइनली जो जेड प्रोडक्ट होगा क्या वो एक आइडोफॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, फिर से एक रिएक्शन को कंप्लीट कर हमें इसका सी प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा पहचानना है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की रिएक्शन करते हैं तो क्या सर एसिटिलीन फॉर्म होता है। अब सर एसिटिलीन पर हम लोग जब डाइल्यूटेड H2SO4 और मरकरी 2+ आयन की रिएक्शन करते हैं तो क्या जलयोग होगा। जलयोग कर क्या हम लोग यहाँ इनॉल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं सर, इनॉल, या इसको विनाइल अल्कोहल भी कहते हैं, जिसके अंदर हमें पता है क्या चलाव्यवता होती है। अब चलाव्यवता कर क्या इसका स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो इसका स्टेबल प्रोडक्ट बन गया सर एक एल्डिहाइड। क्या बन गया सर, एल्डिहाइड। अब सर इस एल्डिहाइड का आप H2 निकल के साथ क्या कराओ, अपचयन, तो आपको अपचयन पर अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। इसका क्या हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड का H2 निकल के साथ क्रिया कर क्या बन जाएगा, अपचयन कर अल्कोहल, जो कि उतना ही कार्बन का होगा जितने का एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर हमारा इस रिएक्शन का जो अंतिम सी प्रोडक्ट है वो इथेनॉल होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक रिएक्शन है जहाँ पर हमारे पास क्या X के रूप में RCH2OH दिया है, जिसका हमें एसिड निर्माण करना है। तो सबसे पहले मैं इसका PBr3 से रिएक्शन कर क्या एल्किल ब्रोमाइड बनाया। क्या बनाया, एल्किल ब्रोमाइड। अब इस एल्किल ब्रोमाइड पर KCN का रिएक्शन कर क्या मैं एल्किल साइनाइड बनाया, बिल्कुल बनाया एल्किल साइनाइड।
इसका मैं अम्लीय जल अपघटन कराऊं, अम्लीय जल अपघटन कराऊं तो साइनाइड का क्या सर एसिड फॉर्म हो जाएगा, साइनाइड का एसिड फॉर्म हो जाएगा, साथ में अमोनिया अलग हो जाएगा। तो हमने PbR3 KCN और अम्लीय क्या जल अपघटन कर क्या इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट को फॉर्म किया। तो अब आप सीक्वेंस चेक कीजिए। तो PbR3 KCN H3O+ पहले ही ऑप्शन में क्या हमारा जवाब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में परिवर्तित करने के लिए कौन सा अभिकर्मक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में क्या एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात एक दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ये चेंज होगा। तो हमने प्रबल में KMnO4 एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7H+ और क्रोमिक एसिड पढ़ा है, ठीक। और एक हमने पढ़ा है वहाँ पर क्या जॉन्स रिएजेंट। बट यहाँ पर हम लोग वीक के अंदर क्या पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, पायरिडिनियम डाई क्लोरोक्रोमेट PDC और कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस ताप और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये 4 हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पढ़ा है जो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री को कीटोन में और 3 डिग्री पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। तो आइए देखें क्या ये K2Cr2O7H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ये एसिड बनाएगा। KMnO4 स्ट्रॉन्ग बेस, क्या ये भी एसिड फॉर्म करेगा, हमें एल्डिहाइड चाहिए। क्या ये हमारा PCC है, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये हमारा क्या इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर एल्डिहाइड बनाएगा, ये फिर से स्ट्रॉन्ग आ गया, ये भी एसिड फॉर्म कराएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, C, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर सभी प्रश्नों के कंप्लीट सॉल्यूशन को हमने यहाँ देखा और आगे भी इसी तरह से आगे आने वाले पेपर के लिए बने रहें। धन्यवाद।